हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपके महाट्रांसको के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इसीलिए हमने ये नई सुपर एमसीक्यू सीरीज लॉन्च की है, जो कि स्पेशली आपके महाट्रांसको के एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 2 है। दैट मीन्स हमने इसके पहले भी पार्ट 1 लिया था, उसमें हमने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को और कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था डिटेल्स में। ठीक है, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको आप जाके इस सेशन के बाद जाके देख सकते हो। ओके, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज कमिंग अंडर द सिमेट्रिकल फॉल्ट। यहाँ पे जो 4 फॉल्ट्स गिवन है, इसके अंदर में कौन सा हमारा फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विच इज ट्रिपल LG फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। ओके, यही हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट में आता है, बाकी सारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स में आते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। और सबसे पहले हमें करेक्ट आंसर दिया, उनका नाम है अंजलि कुमारी एंड बाबूराव गाउंडे। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, आपने सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। अगर आप भी चाहते हो कि मेरा आपका नाम मैं नेक्स्ट सेशन में लूँ आने वाले, तो आपको इस सेशन को ध्यान से देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, आपको उसका करेक्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स विल बी विल गेट द शाउट आउट इन द नेक्स्ट सेशन, जो भी मैं आने वाला सेशन लूँगा, इसके अपकमिंग सेशन। ओके, तो इसलिए आपको इस सेशन को ध्यान से देखना होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू हैव द प्लग सेटिंग इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर्स, relay current is equals to 9 amperes for an overcurrent relay, then the PSM will be, PSM दैट मीन्स होता है हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। अगर हमारे पास प्लग सेटिंग है 1.5 एम्पियर्स की और रिले में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है हमारा 9 एम्पियर्स का ओवर करंट रिले के लिए, तो हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता क्या है। ये होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लग सेटिंग एंड सिटी रेशियो। इट इज़ द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट, ये एक रेशियो होता है फॉल्ट करंट का टू प्लग सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय CT रेशियो। दैट मीन्स करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है हमारा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है उसका रेशियो। ये है आपका PSM का फॉर्मूला, दैट इज प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। और प्लग सेटिंग क्या होती है हमारी? ये प्लग सेटिंग होती है, मैं इसका कलर चेंज करके आपको मार्क कर देता हूँ, सो दैट आपको एग्जामिनेशन में कभी भी आप उसको कन्फ्यूज नहीं होगा। प्लग सेटिंग हम लोग लिखते हैं इज इक्वल्स टू रिले सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी CT करंट। करेक्ट, ये प्लग सेटिंग का फॉर्मूला है। प्लग सेटिंग इज इक्वल्स टू रिले सेटिंग इनटू सेकेंडरी CT करंट। ओके, सो इन दिस केस हमारे पास जो रिले करंट है वो है I रिले, विच इज इक्वल्स टू फॉल्ट करंट अपॉन CT रेशियो। करेक्ट, ये आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, I रिले इज इक्वल्स टू फॉल्ट करंट अपॉन CT रेशियो। ओके, तो इन तीनों को वैल्यूज़ में अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इन जो भी तीनों वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, 2 वैल्यूज़ गिवन है, प्लग सेटिंग गिवन है हमारे पास और रिले करंट गिवन है। करेक्ट, तो हमारे पास प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा? PSM विल बी, सिंपली गिवन है हमारे पास प्लग सेटिंग और हमारे पास रिले करंट भी गिवन है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास तीनों भी वैल्यूज़ गिवन। इन शॉर्ट, ये हमारा फॉल्ट करंट बाय CT रेशियो का हम लोग क्या लिखते हैं? फॉल्ट करंट बाय CT रेशियो का हम लोग लिखते हैं I रिले अपॉन प्लग सेटिंग तो हमारे पास डायरेक्टली गिवन है। करेक्ट, तो हम उसको सिंपली डिवाइड कर लेंगे 9/1.5 से, तो विल गेट 6 एज अ PSM। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल गेट 6 एज अ और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। सिंपल इसका आंसर था। I रिले क्या होता है? फॉल्ट करंट अपॉन CT रेशियो, फॉल्ट करंट अपॉन CT रेशियो, ये तो हमारे पास गिवन है रिले करंट। करेक्ट, और हमारे पास प्लग सेटिंग भी गिवन है, ये हमें फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका करेक्ट आंसर निकालिया 6.0, दैट मीन्स 6 विच इज़ आर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स आर प्रोवाइडेड विद द अर्थ वायर्स। यहाँ पे हमारे पास 4 कंडीशंस गिवन है। ओके, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना होगा। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स आर प्रोवाइडेड विद द अर्थ वायर्स टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स। ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, या इनकरेक्ट है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है इस तरीके से, तो ये जो ऑप्शन इसका गिवन है ये इनकरेक्ट है।
या करेक्ट है। आप ये कब बता पाओगे? जब आपको ये सारी कंडीशंस जो ट्रांसमिशन ओवर ट्रांसमिशन लाइन के अर्थ वायर के साथ पता होगी, तब आप इसमें से 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आप खुद को पढ़ना होगा, आप खुद को भी इसको रिकॉल कर सकते हो किसका करेक्ट आंसर क्या होगा करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक, करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेशन फ्रॉम द इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स, ये गलत है। ओके, टू बैलेंस द लाइन करंट्स, ये भी गलत है, हम लोग अर्थ वायर उसके लिए नहीं यूज़ करते। टू प्रोवाइड द न्यूट्रल करंट, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो दैट मीन्स हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 1 आया। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट मीन्स ओनली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रेस्ट आर इनकरेक्ट। ओके, तो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर प्रिफर्ड इन एक्स्ट्रा हाई टेंशन एप्लीकेशन इज, एक्स्ट्रा हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर्स में, एक्स्ट्रा हाई टेंशन एप्लीकेशंस में हम लोग बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, एयर ब्लास्ट या फिर SF6 हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने उस केस में SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लाइटनिंग अरेस्टर्स कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ इन अ पावर सिस्टम्स। यहाँ पे भी हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। ठीक है, तो लाइटनिंग अरेस्टर जो हम कनेक्ट करते हैं बिटवीन लाइन एंड अर्थ वायर पे, ठीक है, तो वो होता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेस। लाइटनिंग सर्जेस जो आते हैं हमारे पास, उसका हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो यहाँ पे जो बाकी के तीनों भी स्टेटमेंट्स मैंने डाले वो भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखें। सप्रेसेस द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन इन द लाइन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट्स बैक द ट्रैवलिंग वेव अप्रोचिंग टू इट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ इन द पावर सिस्टम प्रोटेक्ट द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट ट्रैवलिंग सर्जेस, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। इस केस में हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर्स को क्या करेंगे, इसमें हम लोग उसको कहेंगे कि ये सर्ज डाइवर्टर करके भी एज अ वर्क करता है। तो इस केस में क्या करता है, जो एबनॉर्मल हाई वोल्टेज रहता है हमारे जो ग्राउंड को हमारा डाइवर्ट करता है, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे आप इसके वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो। यहाँ पे स्पार्क और हुआ इनिशियल पीक से जो रेसिडुअल वोल्टेज है, और यहाँ पे जो सर्ज वोल्टेज इन एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टेड डिवाइस है, यहाँ पे ये दोनों भी ग्राफ्स आपको कंपैरिजन में मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ध्यान में रखिएगा, लाइटनिंग अरेस्टर्स कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ इन द पावर सिस्टम्स प्रोटेक्ट्स द टर्मिनल इक्विपमेंट फ्रॉम द लाइटनिंग, प्रोटेक्ट द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट द ट्रैवलिंग सर्जेस। यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑप्शन बी भी करेक्ट करके आ सकते हैं, बट ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड इन, रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज हम किस में मेजर करते हैं? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज हमारा क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। जब हमारा आर्क एक्सटेंशन होता रहता है तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर, उस टाइम का जो वोल्टेज रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज। ओके, रिकवरी वोल्टेज हमारा क्या रहता है, वो रहता है RMS वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स आफ्टर फाइनल आर्क इंटरप्शन। मतलब जब फाइनल आर्क हमारी इंटरप्ट हो जाती है, उस केस में जब हमारा ब्रेकर ओपन हो जाता है, उस केस में हमारा जो वोल्टेज रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी वोल्टेज। और रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज रहता है हमारा जब एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज। तो वो हम लोग मेजर करते हैं पीक वैल्यू में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द आइटम्स, यहाँ पे ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने इंट्रोड्यूस किए। काफ़ी ये टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ रहा है। मॉडरेट लेवल पे एग्जामिनेशन आजकल पूछी जा रही है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 में जो गिवन है वो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है और टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले है, यहाँ पे प्रीफर्ड है लिस्ट 2 के अंदर। ओके, तो आपको इसको मैच करना होगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे हम लोग मैच कैसे करेंगे। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था, ठीक है, वो है आपका XZ मो। ठीक है, X दैट मीन्स हो गया हमारा रिएक्टेंस, हम लोग उसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। Z हमारा हो गया इम्पिडेंस, ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। और मो हो गया हमारा मो रिले जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम लोग करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन के लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, रिएक्टेंस, दैट मीन्स ये हो जाएगा ऑप्शन 2, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे गिवन। ओके, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग ओम रिले, दैट मीन्स इम्पिडेंस रिले, ऑप्शन ए। बी विल मैच टू ओम्स रिले, दैट मीन्स मीडियम लाइन विल मैच टू द ओम्स रिले एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन विल रिलेट टू द मो रिले। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ओके, आप इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। एग्जामिनेशन में ध्यान में रखिएगा एक्स जेड मूव, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग लिखते हैं तो शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग, ये तीनों भी आपको ध्यान में रखेंगे, कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। ये शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, ठीक है। और एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे इसका आता ही आता है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एज अ फॉलो 1500 MVA 33 kV 3 seconds एंड 3 फेज सर्किट ऑयल ब्रेकर है। ओके, इस केस में हमारे पास मेकिंग करंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस के लिए हमारे पास जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी गिवन है वो है हमारे पास 1500 MVA, करेक्ट। और इस केस में हमारा VL क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा 33 kV, करेक्ट। और इस केस में सबसे पहले तो हम लोग मैं बता दूं मेकिंग करंट क्या होता है। मेकिंग करंट होता है, इट इज़ अ सर्किट, मेकिंग करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट लूप ड्यूरिंग द सब ट्रांजिएंट कंडीशन। ध्यान में रखिएगा, सब ट्रांजिएंट कंडीशन इंक्लूडिंग द DC कंपोनेंट व्हेन द ब्रेकर क्लोजेस। जब हमारा ब्रेकर क्लोज होता है उसी टाइम पे जो हमारा सब ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर जो करंट रहता है उसको हम लोग कहते हैं मेकिंग करंट, ओके। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इसके IB का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 1500 इंटू 10⁻⁶ MVA, इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया, अपॉन √3 इंटू 33 इंटू 10⁻3। तो वी विल गेट IB एज अ 26.24 किलो एम्पियर, ओके। और मेकिंग करंट हमको पता है, IB हमने ब्रेकिंग करंट निकाल लिया। मेकिंग करंट होता है हमारा 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट, ठीक है। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो कि हमारा वैल्यू आया इसका 26.24। आप इसको ऑन एन एवरेज भी वैल्यूज निकाल लेते हो तो यू विल गेट 67 एज अ करेक्ट आंसर, 67 किलो एम्पियर एज अ मेकिंग करंट ऑफ दिस सर्किट ब्रेकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका अप्रॉक्सीमेट 66 पॉइंट इसका आता है 9 समथिंग वगैरह वैल्यूज आती है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 67 किलो एम्पियर्स गिवन है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में भी गिवन है। तो इस केस में आपको क्या ध्यान में रखना होगा ये मैं बता देता हूँ। मेकिंग करंट जो होता है वो होता है हमारा 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, जो ब्रेकिंग करंट हमने निकाल लिया, करेक्ट। तो ये बात आपको, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मेकिंग करंट इज इक्वल टू 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो विल से द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है, हमारे पास है 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है ये हमें बताना होगा। हाई रेजिस्टेंस मेथड इज यूज्ड फॉर आर्क एक्सटेंशन इन केस ऑफ DC ब्रेकर। स्टेटमेंट 2 है, वेरी लिटिल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द आर्क इन द हाई रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन। जो हाई रेजिस्टेंस मेथड है हमारी आर्क एक्सटेंशन की DC सर्किट ब्रेकर्स के अंदर, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब भी हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है तो उसके बियॉन्ड उसके वोल्टेज के कारण उसमें जितना आग प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहता है, हमारा काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है रिलेटिव जो हमारे एडजेसेंट उसके इक्विपमेंट रहते हैं, प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट उसको। इसलिए वो जो आर्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है, आर्क उसको एक्सटेंशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स है। तो इस केस में जो हाई रेजिस्टेंस मेथड है हमारे आर्क एक्सटेंशन में DC सर्किट ब्रेकर्स के अंदर, वो हमारी यूज़ करते हैं कि हम DC सर्किट ब्रेकर में ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। एंड वेरी लिटिल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द आर्क इन द हाई रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन मेथड। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन C ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन C विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ध्यान में रखिएगा, हाई रेजिस्टेंस मेथड में हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ आर्क, उसके बाद में रिड्यूस होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आर्क। देन हमारे पास आर्क कूलिंग मेथड है, हमारे पास आर्क स्प्लिटिंग मेथड है। इस टाइप के जो डिफरेंट मेथड्स है, अगर हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं जो हमारे आर्क का रहता है उसका, ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट मेथड्स है। तो ये आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा, ठीक है। स्टेटमेंट्स में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, ओके। तो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 9 वी कैन से, ओके। द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ फीडर कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रहता है फीडर का, हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसमें हमारे क्या क्या रहता है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रहता है, डिफरेंशियल वोल्टेज बैलेंस रहता है, डिफरेंशियल वोल्टेज एंड करंट बैलेंस रहता है, या फिर डिफरेंशियल करंट बैलेंस रहता है। तो उस केस में हमारे पास डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में जो फीडर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास डिफरेंशियल वोल्टेज एंड करंट बैलेंस रहता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, जिसे हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द फीडर कंसिस्ट ऑफ
वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले एंड करंट बैलेंस डिफरेंशियल रिले। ओके, जनरली हम लोग ट्रांसले रिले यूज़ करते हैं फीडर प्रोटेक्शन के लिए। ट्रांसले रिले हम लोग फीडर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। और ये बात आपको ये भी इसमें भी ध्यान नोट करना होगा कि ट्रांसले रिले इज़ अ डिफरेंशियल रिले। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी की। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑयल एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर द करंट जीरो इंटरप्शन इज अटेंड बाय। इन ऑयल एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स, जो दो टाइप है, ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड एयर ब्लास्ट सर्किट में जो हमारा करंट जीरो इंटरप्शन रहता है, ठीक है, तो वो हमारा किससे अटेंड होता है? तो हमारा होता है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट गैप। जो हमारी कॉन्टैक्ट की लेंथ है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और हमारा कूलिंग ब्लास्ट इफेक्ट के कारण हमारा जो करंट जीरो इंटरप्शन है हम लोग उसको अचीव कर पाते हैं। तो उसका दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉट यूज्ड इन द पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन है, रिवर्स पावर फ्लो प्रोटेक्शन है, ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन। यहाँ पे चार हमारे पास प्रोटेक्शंस गिवन है। तो इसमें से कौन सा हम लोग पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ नहीं करते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने हमारे सारे प्रीवियस सेशंस जो है पावर सिस्टम के प्रोटेक्शंस के वगैरह वो आपने देखे होंगे। देखिए, मैं आपको ये एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे MCQs जो है वो हम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके रहते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको देख चुके रहते हैं, इसलिए मैं वो सेशंस में इंक्लूड करने का अवॉइड करता हूँ। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए होगे तो आप प्लीज़ हमारा चैनल का वीडियो सेक्शन है उसको आप एक्सप्लोर करिएगा। टिल द टाइम का कुछ बहुत हमने स्पेसिफिक और टू द पॉइंट हमने सेशंस अपलोड किए, उसमें से आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसको आप ओपन करके आप उसका सेशन देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करा चुके हैं, ठीक है। तो आप उसको जाके देखोगे और जो हमारे प्रीवियस सेशंस है आप उसको रिकॉल करोगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो उसमें हम लोग पावर ट्रांसफार्मर्स के अंदर हम लोग रिवर्स पावर फ्लो प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ नहीं करते। इनफैक्ट हमारे पास अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रहता है, इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन रहता है, ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन भी रहता है, बट इन दिस केस रिवर्स पावर फ्लो प्रोटेक्शन हम लोग वहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर यू। यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ फॉल्ट है और हम लोग कौन सा प्रोटेक्टिव रिले यूज़ करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग फेस टू फेस फॉल्ट या फिर प्राइमरी वाइंडिंग फेस टू अर्थ फॉल्ट के लिए हम लोग डिफरेंशियल ओवर करंट प्रोटेक्टिव रिले यूज़ करते हैं। सेकेंडरी फेस टू फेस और सेकेंडरी फेस टू अर्थ फॉल्ट के लिए हम लोग डिफरेंशियल और फेस टू अर्थ आया यहाँ पे, तो हम लोग डिफरेंशियल एंड रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले भी यूज़ करते हैं। इंटरटर्न फॉल्ट के लिए हम लोग डिफरेंशियल बुकोज रिले यूज़ करते हैं। कोर फॉल्ट के लिए भी हम लोग डिफरेंशियल बुकोज रिले भी यूज़ करते हैं। ऑयल टैंक फॉल्ट के लिए हम लोग डिफरेंशियल बुकोज एंड टैंक अर्थ प्रोटेक्टिव रिले यूज़ करते हैं। ओवर फ्लक्सिंग के लिए हम लोग ओवर फ्लक्सिंग रिले यूज़ करते हैं एंड ओवर हीटिंग के लिए हम लोग थर्मल रिले यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चार्ट है, मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो आप आपको इसको ध्यान से पढ़ोगे। ओके, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली प्रिफर्ड फॉर द प्रोटेक्शंस अगेन। रिएक्टेंस रिले हम लोग किसके प्रोटेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं? तो हम रिएक्टेंस रिले अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फॉर वेरी शॉर्ट लाइन सेक्शंस हम लोग रिएक्टेंस रिले हम लोग प्रेफर करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू प्रिवेंट द मल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियली कनेक्टेड रिले वाइल एनर्जाइजिंग द ट्रांसफार्मर द रिले रिस्ट्रेनिंग कॉइल इज बायस्ड विद। टू ऑपरेट मल ऑपरेशन मतलब फॉल्स ऑपरेशन के लिए जो डिफरेंशियली कनेक्टेड रिले रहते हैं हमारे पास, जब हम लोग ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो रिले रिस्ट्रेनिंग कॉइल रहता है उसको हम लोग बायस करते हैं सेकंड हार्मोनिक करंट के साथ में। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन एन अनलोडेड ट्रांसफार्मर इज स्विच्ड ऑन, जब भी हम अलावा अनलोडेड ट्रांसफार्मर हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो वो एकदम इनिशियल मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करता है, ठीक है। वो सेवरल टाइम्स ऑफ रहता है रेटेड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो उसी को हम लोग इनिशियल मैग्नेटाइजेशन करंट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट। ओके, उसको हम लोग कहते हैं सेकंड, उसमें क्या रहता है सेकंड हार्मोनिक से ज़्यादा प्रिडोमिनेंट रहता है। ओके, तो उसी केस के लिए हम लोग अवॉइड करने के लिए जो ट्रिपिंग हो जाएगा अगर वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो, ओके, मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट के साथ में सेकंड हार्मोनिक रहने का, इसलिए हम लोग उसको रिस्ट्रेनिंग कॉइल शुड बी used in conjunction with the differential protection to distinguish between the earth fault current and magnetic inrush current। तो उसी के लिए हम लोग जो डिस्टिंग्विश करने के लिए दैट मीन्स हम लोग उसको
दो डिफरेंट डिफरेंट करंट्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग वो रिस्टेनिंग कॉइल यूज़ करते हैं हमारे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के साथ में, सो दैट हमारा जो फॉल्ट करंट है और मैग्नेटिक इंटरेस्ट करंट है उसको हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट करंट को आइडेंटिफाई कर पाए, सो दैट हमारा फॉल्स ट्रिपिंग ना हो, मल ऑपरेशन ना ही हो डिफरेंशियल कनेक्टेड रिलेस के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एंड आर रिलेटेड टू द सर्किट ब्रेकर। इसमें जो टेस्ट गिवन है, डायलेक्ट्रिक टेस्ट, इम्पल्स टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे इसमें से कौन से रिलेट करते हैं हमारी शॉर्ट सर्किट, हमारी सर्किट ब्रेकर के लिए, तो उसमें से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलेक्ट्रिक टेस्ट, इम्पल्स टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये हम तीनों भी यूज़ करते हैं। ओके, तो उस टाइप में हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन से रहते हैं, शॉर्ट टाइम करंट टेस्ट, मेकिंग कैपेसिटी टेस्ट रहती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी टेस्ट रहती है, और ड्यूटी साइकिल टेस्ट भी रहती है। ओके, मेरी बातों को आपको काफ़ी ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि मैं छोटी से छोटी चीज़ें ट्राई करता हूँ कि आपकी तरफ पहुँचा सकूँ, आपको कंप्लीट एक डिटेल नॉलेज दे सकूँ उस टॉपिक से रिलेटेड या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड, सो दैट आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आजू बाजू के जो एडजेसेंट क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में है तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सको। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट। हमारे पास टाइप ए में हमारे पास टाइप ऑफ फॉल्ट है और टाइप 2 में हमारे पास टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस है। ये हमारे पास फॉल्ट्स गिवन है और यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस गिवन है। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फेज फॉल्ट है, फॉल्ट्स बिटवीन फेजेस टू अर्थ फॉल्ट एंड ओवर हीटिंग। तो हमने इसमें कौन सा प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं आपको यहाँ पे बताना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो फॉल्ट है हमारे पास, फर्स्ट फॉल्ट है एक्सटर्नल फेज फॉल्ट। तो उस केस में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, उस केस में हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन विच इज़ हम लोग इनवर्स टाइम डिले ओवर करंट रिले यूज़ करते हैं। ओके, तो ए का क्या हो जाएगा, रिलेशन 3 के साथ हम लोग एक्सटर्नल फेस फॉल्ट के लिए हम लोग ये यूज़ कर दें। करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉल्ट बिटवीन फेजेस, उसके लिए हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फेस टू अर्थ फॉल्ट। फेस टू अर्थ फॉल्ट के लिए हम लोग अर्थ फॉल्ट रिले यूज़ करते हैं, विच इज़ सी का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। एंड ओवर हीटिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, ओवर हीटिंग के लिए हम लोग थर्मल रिले यूज़ करते हैं, विच इज़ डी विल बी रिलेटेड टू 4। ये ऑप्शन में कौन से गिवन है, A3, B1, C2 एंड D4। तो A3 तो 2 इसमें गिवन है, तो B1 ये यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द केस ऑफ बस बार फॉल्ट द बस जोन रिले इज। ओके, अगर हमारे पास बस बार फॉल्ट आता है तो उस केस में हमारा जो बस जोन रिले है वो ट्रिप कब होना चाहिए, वो होना चाहिए इट मस्ट ट्रिप ऑल द ब्रेकर्स कनेक्टेड टू द बस। उसने सारे जो ब्रेकर्स से कनेक्टेड रिले से उसको ट्रिप करना चाहिए। इट मस्ट ट्रिप ऑल द ब्रेकर्स कनेक्टेड टू द बस। जितने भी ब्रेकर्स कनेक्टेड है उस बस से रिलेटेड वो उसने ट्रिप करना चाहिए जब हमारा बस बार फॉल्ट आता है तो। ओके, सो दैट हेवी इनरश करंट्स को अवॉइड कर सके। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्ज एब्सॉर्बर्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। सर्ज एब्सॉर्बर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग लो वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जितना मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सर्ज अरेस्टर्स आर नॉट डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो हमारे डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक्स रहते हैं हमारे पास कंडक्टर से, बट हमारे पास उसको इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स जो हमारे रिजल्ट होते हैं डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्राइक से, ओवर करंट जो हमारे पास विसिनिटी, जो हमारे पास कंडक्टर की विसिनिटी के थ्रू आउट ये रहता है, डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक्स इसमें होता है। ठीक है, उसमें से जो इलेक्ट्रिकल सर्जेस रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सर्ज अरेस्टर्स यूज़ करते हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, सर्ज एब्सॉर्बर्स हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लो वोल्टेज एंड हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए हम लोग सर्ज एब्सॉर्बर यूज़ करते हैं। ठीक है, और सर्ज एब्सॉर्बर ये क्या डिवाइस रहता है, इट इज़ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट विच इज़ कॉज्ड बाय एक्सटर्नल लाइटनिंग और इंटरनल स्विचिंग इवेंट्स। या फिर हमारे पास एक तो एक्सटर्नल लाइटनिंग स्ट्रोक आती है या फिर हमारे पास इंटरनल स्विचिंग जो होता है, ठीक है, सिस्टम्स के अंदर, उसके कारण जो हमारे पास ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट आते हैं उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सर्ज एब्सॉर्बर यूज़ करते हैं। और सर्ज अरेस्टर्स क्या होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स रहते हैं लाइटिंग स्ट्राइक्स के कारण, उसके लिए हम लोग वो सर्ज अरेस्टर्स यूज़ करते होंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, लो वोल्टेज एंड हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग सर्ज एब्सॉर्बर यूज़ करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन 132 kV सिस्टम द फेस टू ग्राउंड कैपेसिटेंस इज अ 0.1 माइक्रोफैरड
inductance is 2 Henry, then the voltage appearing across the electrodes of the circuit breaker if the magnetizing current of 3 amperes is interrupted and critical resistance to be connected to eliminate restacking R। एक हमारे पास 132 kV सिस्टम है। इस सिस्टम को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक सिस्टम है हमारे पास, ये जनरेटर हो गया मान लो। यहाँ पे हमारे पास एक इंडक्टेंस है। ओके, कैपेसिटेंस यहाँ पे इफेक्ट आ गया, कैपेसिटेंस में हमने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सर्किट ब्रेकर है, इसके ऊपर हमने एक रजिस्टर ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमारा अगर फॉल्ट आता है इस पॉइंट पे, तो इस केस में हमारे पास फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, इफ द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ 3 एम्पेयर्स इज इंटरप्टेड एंड द क्रिटिकल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड टू एलिमिनेट आर। यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है टू एलिमिनेट द रिस्टैकिंग। ओके, तो इस केस में हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मैग्नेटाइजिंग करंट हमारे पास 3 एम्पेयर्स है, ओके, और हमारे पास वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ द सर्किट ब्रेकर। यहाँ इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज आएगा, ये सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है, कितना आएगा ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास वैल्यू ऑफ आर हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए अगर यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एल बाय सी, करेक्ट। और अगर हमारे रेजिस्टेंस स्विचिंग अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या करते हैं, ऑसिलेटरी ग्रोथ जो रहती है रिस्टैकिंग वोल्टेज की, वो भी हमारी रिड्यूस करती है, ठीक है। और वोल्टेज जो अपीयर होता है हमारे इलेक्ट्रोड के अक्रॉस में जो सर्किट ब्रेकर के, और या फिर स्विचिंग वोल्टेज जो रहता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई विच इज़ इक्वल्स टू आई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाय सी। ये आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। तो इस केस में हमारे पास गिवन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें सेशन में इंक्लूड करो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस भी इंक्लूड करा सकता हूँ, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं काफ़ी धीरे से और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझाते हुए चलता हूँ सेशंस को। ओके, तो आई होप आपको सेशन में कोई दिक्कत नहीं जाती है। अगर कोई भी पॉइंट में कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आपको पता है मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकूँ। ओके, सो हमारे पास वोल्टेज गिवन है 132 kV, वी हमारे पास है 132 kV। ओके, हमारे पास सी गिवन है 0.1 माइक्रोफैरेड, ये हम यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। एल है 2 हेनरी का गिवन है, ठीक है। और आई जो है हमारे पास स्मॉल आई, वो है हमारे पास 3 एम्पियर्स का, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द इलेक्ट्रोड हम लोग क्या निकालेंगे, हमने अभी बताया था आई इंटू एल अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, ठीक है। तो आई क्या है हमारा 3 अंडर रूट ऑफ एल हमारे पास कितना है 2, और सी कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। सी माइक्रोफैरेड में इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया, इसका वैल्यू आ जाएगा 13.416 kV। वोल्टेज हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 0.5 मैंने बताया था, दैट मीन्स 1/2। फिर हम लोग 0.5 इंटू अंडर रूट ऑफ एल सी निकालते हैं, तो विल बी 1/2 अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन सी का वैल्यू सेम हम लोग लिख लेंगे 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा, इस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 2.23 किलो ओम्स, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो हमने दोनों भी वैल्यूज़ निकाली 13.416 kV एंड 2.23 kV। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक 132 kV का सिस्टम था जिसमें फेज टू ग्राउंड जो था, फेज टू ग्राउंड हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन था 0.1 माइक्रोफैरेड का, इंडक्टेंस था यहाँ पे 2 हेनरी का, और हमारे पास जो वोल्टेज अपीयर होगा यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स के अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट आता है 3 एम्पियर्स का, ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना था। और जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस चाहिए था हमें, जो एलिमिनेट करेंगे रिस्टैकिंग को, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू था ये हमें फाइंड आउट करना था। काफ़ी सिंपल सा और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट करके मार्क करें तो ये सेशन के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमल्टेनियस ट्रिपिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर एट द बोथ एंड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज अचीव्ड बाय। जो हमारी साइमल्टेनियस ट्रिपिंग होती है सर्किट ब्रेकर्स के दोनों भी एंड पे ट्रांसमिशन लाइन के, वो हम लोग किससे अचीव करते हैं, पायलट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम लोग कोई भी इसमें से जो भी गिवन है यहाँ पे हम लोग इसमें से यूज़ नहीं करते। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, करेक्ट। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मैच द लिस्ट
रिले एंड लिस्ट टू प्रोटेक्टेड पावर सिस्टम कंपोनेंट्स। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, डिस्टेंस रिले है, अंडर फ्रिक्वेंसी रिले, डिफरेंशियल रिले एंड बुकोज रिले आर गिवन प्रोटेक्टेड सिस्टम कंपोनेंट। इसमें हमारा क्या प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे हमारी लिस्ट टू गिवन है, या हमारे पास रिलेज गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा सिस्टम या फिर इक्विपमेंट प्रोटेक्ट करता है वो गिवन है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस रिले हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, वो हम लोग प्रोटेक्शन के ऑफ ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास होता है अंडर फ्रिक्वेंसी रिले। अंडर फ्रिक्वेंसी रिले हम लोग अल्टरनेटर के लिए यूज़ करते हैं, बी हो जाएगा 5। डिफरेंशियल रिले हम लोग किस में यूज़ करते हैं, हम लोग बस बार के प्रोटेक्शन के लिए, तो सी हमारा 3 हो जाएगा। और हमारा बुकोज रिले हम लोग सभी को पता है, ऑप्शन डी का हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफार्मर के लिए ए। तो A6 B5 C3 D1, A6 B5 C3 D1, तो ये हमारा ऑप्शन ए में करेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आओगे। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ लेंथ 100 मीटर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.1 mm² एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 60 माइक्रोम सेंटीमीटर्स। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमें निकालना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि हमने जो भी पढ़ा है अभी तक आपको समझ में। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई_ऑफिशियल को ज्वाइन करना है पीडीएफ्स के लिए। कोचिफाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जो भी मैंने सेशंस आपको बताए, यहाँ पे आप जो रिसेंट सेशंस का टैब मैं ओपन करके रहे, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।